हेलो एंड वेलकम अगेन एवरीवन। हम आज ही केमिकल इक्वेशन से शुरू करते हैं। केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। पिछले पार्ट में हमने केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज देखा था। केमिकल चेंज वो होते हैं वो चेंजेस जो परमानेंट चेंज है, एक बार चेंज हो गए तो वापस से पहले जैसा था वैसा कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन फिजिकल चेंज वो होते हैं जो टेम्परेरी चेंज होते हैं, टेम्परेरी कुछ पीरियड के लिए। जैसे कि वाटर गैस के अंदर टेम्परेचर बढ़ा के चेंज कर सकते हैं तो उसकी स्टेट चेंज हो गई, लेकिन जब टेम्परेचर कम करेंगे तो वापस से गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में, तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ गई। तो इस तरह से ये हुआ फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज, जब किसी कार्बन को जलाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से कार्बन में नहीं कन्वर्ट हो सकती, कोयले में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो वो थे केमिकल चेंज। अब जो केमिकल रिएक्शन हुई है कार्बन को जलाने से, तो उसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैसे बताएंगे, और फिर उसका उस रिएक्शन में क्या हुआ वो देखेंगे। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या है। एनी इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है जैसे कि कार्बन की और ऑक्सीजन की हुई, substances are represented by molecular formula and symbols। तो उस रिएक्शन के अंदर जिन किसी सब्सटेंस के बीच में, जिसके बीच में ये केमिकल रिएक्शन हुई है, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन है, तो ये सब्सटेंस है, तो इन सब्सटेंस को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या इनका सिंबल लिखते हैं, देन इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जब इनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं किसी रिएक्शन को, तो उसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे गौर करने की बात यह है, कंफ्यूज नहीं रहना, केमिकल इक्वेशन की बात करें। केमिकल रिएक्शन के अंदर के सब्सटेंस को केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। एग्जाम्पल ये दे रखा है, ऑन हीटिंग कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज formed. In this way, chemical reaction can be written by short chemical equation in chemical reaction। ठीक है, तो नॉर्मली केमिकल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं रिएक्शन को, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू CO2। इन केमिकल रिएक्शन the substance that takes part are written on the left hand, these are called reactants। तो केमिकल इक्वेशन लिखते समय क्या करेंगे, जो ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, बीच में एरो है, और राइट हैंड साइड का पार्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स को लिखेंगे। रिएक्टेंट वो होते हैं जो आपस में रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन के बाद में प्रोडक्ट बनाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो रिएक्टेंट्स हो गए, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन हो गई, तो ये रिएक्टेंट्स है, और इनसे बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है। तो एरो की राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखेंगे। एरो शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और एरो क्या बताता है, एरो का क्या काम है, वो एक डायरेक्शन बताता है कि रिएक्शन किस तरफ हो रही है। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ है। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एरो आर प्रोडक्ट विच आर द सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, और राइट हैंड साइड के अंदर होते हैं प्रोडक्ट जो रिएक्शन के बाद में बने हुए हैं। स्टेप ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को लिखने के कुछ स्टेप्स हैं, उसको कैसे बैलेंस करके लिखना है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, उसके अंदर कोई फेरबदल ना हो। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर राइटिंग इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन फर्स्टली रिएक्टेंट आर रिटन। तो सबसे पहले रिएक्टेंट्स जो कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाएंगे उनको लिखा जाता है। देन एन एरो इज मेड, फिर एक एरो बनाते हैं और फिर प्रोडक्ट को लिखते हैं। ठीक है, इजी सा स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, व्हेन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मोर देन 1 देन प्लस साइन इज रिटन बिटवीन देम। अब रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पे दो है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो उन दोनों रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं। इधर कार्बन डाइऑक्साइड अकेले बन रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से के बीच में अब अकेले प्रोडक्ट है तो दूसरा कुछ नहीं है, तो अकेला ही लिखेंगे, और अगर और प्रोडक्ट होते तो प्लस का साइन लगा के उन दोनों को लिख लेते। फिर थर्ड में, इन केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर फॉर्म नोर डिस्ट्रॉय।
अब ये है लॉ, इसी लॉ पे बेस हम उसको बैलेंस करते हैं कि दोनों तरफ का जो मास है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर लेफ्ट साइड का मास और राइट साइड में मास दोनों इक्वल रहना चाहिए, एरो के लेफ्ट और राइट में। तो मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, जितना पहले मास था उतना का उतना होना चाहिए। Thus number of atom of reactant and product would be same on both side of arrow। तो ये मेक श्योर करना कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम में क्या बताते हैं, मास बताते हैं। कार्बन के नंबर ऑफ एटम, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम, वो सभी बराबर होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन का यह फंडामेंटल लॉ है, 9th क्लास में देखा होगा। इन ए केमिकल रिएक्शन whatever be the mass of reactant, same product of same mass is formed, that means mass is conserved in complete reaction। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट का जितना ही मास है प्रोडक्ट का भी मास उतना ही होता है पूरी रिएक्शन के दौरान। उसमें ना तो नया मास बनता है ना ही मास का लॉस होता है। इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड ऑन प्रोडक्ट साइड। सो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि रिएक्टेंट के साइड के जो नंबर ऑफ एटम हैं वो और प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम हैं वो एटम नंबर ऑफ एटम इक्वल होने चाहिए। सो इट इज नेसेसरी टू बैलेंस द रिटन इक्वेशन। तो यहाँ पे ये जरूरी हो जाता है कि जो भी इक्वेशन लिखी हुई है, हमको सिंबल तो पहले पता हो गए, लिख दिया कि इनके बीच में रिएक्शन हो रही है, लेकिन उनके एटम दोनों तरफ इक्वल करने जरूरी हो गए। अब आते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप क्या कहता है, इक्वेशन इज बैलेंस बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन बोथ साइड। तो इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त या तो हम नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ा देंगे या फिर घटा देंगे अकॉर्डिंग के कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। केमिकल इक्वेशन इज सॉल्व बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, और इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, हिट एंड ट्रायल। लगाते रहो 2 3 4 जितने भी हैं। फिर क्या करेंगे, टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन फर्स्टली द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर बैलेंस्ड। तो ये हमेशा ध्यान रखना, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर या अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हो तो उनको कभी भी पहले बैलेंस नहीं करना। उसके अलावा जो भी एटम है, जो भी एलिमेंट है, उनको बैलेंस करना, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। ओके, तो इसके अंदर देखो केमिकल रिएक्शन है, प्रोपेन को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। कार्बन की लॉन्ग चेन से बनता है प्रोपेन, मैं तहत प्रोप, 3 कार्बन है, इसके साथ 8 हाइड्रोजन जुड़ गए। तो इसके अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो कार्बन 3 है और राइट हैंड साइड में कार्बन 1 है। तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 3। अब CO2 इसके आगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 3 है, एक तो कार्बन से रिएक्ट करेगा, दूसरा जो O2 दिखा रहा है, O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन है, तो 2 का मल्टीप्लाई भी 3 से होगा, मतलब ऑक्सीजन हो जाएंगे 6। ठीक है, तो इन दोनों से रिएक्ट करेगा। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है लेकिन कंबाइन फॉर्म में। जब मॉलिक्यूल कार्बन का बढ़ाएंगे 3 तो ऑक्सीजन का 6 बढ़ेगा। हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में इसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इज बैलेंस्ड। जब हमने 3 आगे लगाया, कभी भी ऐसे CO2 को बैलेंस करना था, कार्बन 3 करने थे, तो 3 को नीचे नहीं लगा सकते आप, क्योंकि CO2 का भी C3O2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमेशा CO2 के आगे ही 2 लगाना पड़ेगा। फिर अब क्या करेंगे, नाउ बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है और राइट हैंड साइड में यहाँ पे तो 2 × 3 कितने, 6 हुए, और यहाँ पर ऑक्सीजन को इसने बैलेंस कर दिया। यहाँ पे देख लेते हैं, ये हुआ 1।
तो 6 और 1 7 हो गया। अब 7 को बैलेंस नहीं कर सकते, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने पर पहले इन्होंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया। पहले हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन इधर कितने थे 8, तो 8 बैलेंस करने के लिए इधर हमने देखा तो 2 थे, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए 8। अब ऑक्सीजन कितने हुए 4 ये और 6 ये 10 हो गए, तो 10 करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑक्सीजन हो जाएंगे बैलेंस्ड। देखो ये रहा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन वी रिप्रेजेंट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे प्रोपेन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्ट हो रही है। अब क्या है ये प्रोपेन और जो ऑक्सीजन है इनकी केमिकल स्टेट कैसी है, वो लिक्विड है, गैस फॉर्म में है, सॉलिड है, तो वो सब लिखेंगे अपन। जब हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एस लिखते हैं, इसका मतलब वो सॉलिड स्टेट में है। जब ब्रैकेट के अंदर एल लिखेंगे इसका मतलब वो लिक्विड में है, और जब ब्रैकेट में जी लिखेंगे वो तो गैस में होंगे, और जब ब्रैकेट में एक क्यू लिखेंगे तो इसका मतलब वो एक्वस, मतलब वाटर के अंदर सॉल्यूशन है। ठीक है, वाटर के बिना भी लिक्विड होते हैं। तो बैलेंस करने के बाद हम उनकी फिजिकल स्टेट लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमको पता है जो कोयला होता है कार्बन, वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो उसको जलाते हैं तो ऑक्सीजन तो गैसियस स्टेट में रहेगी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी वो भी गैसियस स्टेट में। तो इन दोनों के लिए तो गैसियस स्टेट और कार्बन के लिए सॉलिड स्टेट। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म, तो हमने एक्वस का भी देख लिया। जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये तो सॉलिड स्टेट में है, ये चूना लाइम होता है, ड्राई लाइम। जब इसको वाटर के अंदर मिलाते हैं, सूखा चूना, ठीक है, तो वाटर में मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, लाइम वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये कैसा होगा एक्वा सॉल्यूशन। जो वाटर के अंदर सॉल्यूशन होगा तो उसके लिए ए क्यू लिखेंगे, एक्वा सॉल्यूशन। ओके, व्हेन रिएक्शन इज रिवर्सिबल, अब नया वर्ड आ रहा है रिवर्सिबल, दैट इज अकर इन बोथ डायरेक्शन देन एरो साइन दिस इज यूज्ड। देखो, जब एक बार रिएक्ट होने के बाद में वापस से वो कन्वर्ट होके उसी तरफ चली आती है, जैसे अमोनिया और हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ये अमोनिया बनाता है, ये अमोनिया वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन एक बार चेंज होने के बाद में जब प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं तब उसमें ये साइन लगाते हैं, उसी को रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्स करना, जैसा पहले बन गया रिवर्स होकर वापस से पहले जैसा हो जाना। तो इस तरह से अगर रिएक्शन है तो उसके अंदर ये एरो लगाते हैं, सिंगल एरो का यूज नहीं करते, डबल एरो का यूज करते हैं। टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन आर रिटन अबोव द एरो, और जो एरो के ऊपर कुछ टेम्परेचर या प्रेशर लगा रखा है कि हम बाहर से कितना टेम्परेचर यूज कर रहे हैं उस रिएक्शन को करवाने के लिए और कितना प्रेशर वगैरह लगा रहे हैं, तो वो सब इस एरो के ऊपर लिखा जाएगा, चाहे सिंगल हो या डबल एरो हो उसके ऊपर लिखते हैं। फॉर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जो हीट प्रोड्यूस करती हैं, उसके आसपास के बर्तन वगैरह गर्म हो जाते हैं जिसके अंदर वो रिएक्शन हो रही है, और एंडोथर्मिक वो होती हैं जो आसपास की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वो ठंडा कर देती हैं। तो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हम प्लस या माइनस साइन का यूज करते हैं, साइन आर अप्लाइड विथ अमाउंट ऑफ हीट ऑन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, प्लस 10.5 किलो कैलोरी पर मोल, तो ये एनर्जी निकली है, एनर्जी इवॉल्व हुई है, तो इस एनर्जी को प्लस साइन लगाया, इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है,
और -21.6 लगाया, इसका मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है। इसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया गया और इसमें एनर्जी बाहर की तरफ निकल गई रिएक्शन होने के बाद, ठीक है। और हीट इज ऑल्सो रिटन बाय डेल्टा साइन, तो हीट को इस डेल्टा मतलब त्रिभुज के साइन में लिखा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर लगा दो कि यहाँ पे डेल्टा लगा रखा है किसी के ऊपर, मतलब उसको हीट दी जा रही है। फिर नेक्स्ट, कैटालिस्ट यूज इन रिएक्शन इज रिटन अबोव द एरो। और इसके अलावा जो कैटालिस्ट यूज करते हैं, कैटालिस्ट वो होते हैं जो दो रिएक्टेंट को आपस में रिएक्शन करने को मजबूर करते हैं, ठीक है। जैसे ये इथेन हुआ, इथीन, एथीन जिसको बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे, इससे एथेन बनता है। तो उसमें इन दोनों को रिएक्ट करवाने के लिए निकल कैटालिस्ट का यूज करते हैं। तो निकल को भी इस एरो के ऊपर लिखा जाएगा कि इसमें कैटालिस्ट कौन सा यूज हुआ है, निकल यूज हुआ है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।